मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी लैंग्वेज क्लास 8 में पाठ 14 अव्यय। अव्यय में आपको मैंने पार्ट 1 में बताया क्रिया विशेषण के विषय में। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। देखिए, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। मतलब जो संबंध बोधक अव्यय है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। क्रिया विशेषण में आपने पढ़ा था कि क्रिया की विशेषता बताते हैं जो अव्यय, वह क्रिया विशेषण हुए। यहाँ संबंध बोधक में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ यदि आते हैं तो ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। प्रयोग, इसके जो भेद हैं प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। संबंध बोधक को तीन प्रकार से हम समझते हैं, तीन तरह से समझते हैं। नंबर 1 है प्रयोग के अनुसार, दूसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार, तीसरा अर्थ के अनुसार। तो जो प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग के अनुसार आपके सामने देखिए उदाहरण दिया हुआ है। माता जी ऑफिस के अंदर हैं, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। फिर तीसरा है पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। यहाँ जो प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद जो संबंध बोधक आता है के साथ उसके विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे के अंदर, और बिना विभक्ति के एक दूसरा जो उदाहरण प्रयोग के अनुसार उसमें बिना विभक्ति के प्रयोग किया जाता है। पहले में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे विभक्ति लगी होती है और दूसरा जो प्रयोग किया जाता है वह बिना विभक्ति के प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा भेद है व्युत्पत्ति के अनुसार। आइए समझते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक के भेद। देखिए, दूसरा भेद है संबंध बोधक का व्युत्पत्ति के अनुसार। इसके दो भेद होते हैं, एक मूल संबंध बोधक होता है, दूसरा यौगिक संबंध बोधक होता है। जो यह मूल संबंध बोधक है, इसमें कोई भी चीज जुड़ता नहीं है, जैसे लिखा बिना, तक, हर, इस तरह के जो शब्द हैं यदि वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह मूल संबंध बोधक के अंतर्गत है, इसमें कुछ जुड़ा नहीं है। और जो यौगिक है, योग का मतलब जुड़ना, तो इसमें जुड़ा क्या है, जैसे किनारा प्लस या धन ए तो हो गया किनारे। यहाँ लिखा कि धन और तो हो गया की ओर। जहां जुड़ते हैं शब्द, विभक्ति से शब्द जुड़ता है तो वह यौगिक संबंध बोधक में हो गया, और यदि जुड़ता नहीं है तो वह मूल संबंध बोधक है। अब अर्थ के अनुसार जो संबंध बोधक हैं, इसके अनेक भेद हैं हिंदी में। इसमें कुछ मुख्यतः आपके सामने लिखा हुआ है। कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, फिर है विनिमयवाचक, समानता सूचक, विरोधवाचक, व्यतिरेकवाचक, इस तरह से और भी शब्द हैं। साधनवाचक, संग्रहवाचक, उद्देश्यवाचक, विषय सूचक, ये सब अर्थ के अनुसार जो है संबंध बोधक है। इसमें उदाहरण आपके सामने देखिए, कालवाचक में के आगे के पीछे, काल का बोध है। यहाँ स्थान का भी पता चलता है, के पीछे के नीचे, की अपेक्षा, या यहाँ के बदले, विनिमय जहाँ होता है के बदले, समानता अगर है तो के समान, विरोध में के विपरीत, और फिर के सिवाय। इस प्रकार से अर्थ के अनुसार आपके सामने जो तीन भेद बताए गए संबंध बोधक
संबंध बोधक अव्यय। नंबर 1 था प्रयोग के अनुसार, दूसरा व्युत्पत्ति के अनुसार, तीसरा अर्थ के अनुसार। अब आइए समझते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा। देखिए तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्यों या पदों से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्य या दूसरे पद से जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, आप देखिए, मैं यहाँ इसलिए आया कि आपको आमंत्रित कर सकूं। यह जो कि शब्द है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ उदाहरण है दूसरा, बादल उमड़े और बारिश शुरू हो गई। तो जो यह और शब्द है यह समुच्चय बोधक है। बादल उमड़े और बारिश शुरू हो गई। दो पदों या दो उपवाक्यों को जो जोड़ता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, जिसके दो भेद होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो आगे आइए समझते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक दोनों के क्या भेद हैं और क्या किसे कहते हैं। देखिए समुच्चय बोधक का जो भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? परिभाषा समझिए, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानता के आधार पर जो जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया परंतु हठी दुर्योधन नहीं माना। यहाँ जो परंतु शब्द लगा है यह स्वतंत्र शब्द है। विदुर ने दुर्योधन को बहुत समझाया और फिर आगे लिखा हठी दुर्योधन नहीं माना। दो स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य हैं, इनको परंतु शब्द से जोड़ा गया है। तो परिभाषा कह रहा है कि जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब समुच्चय बोधक का अर्थ ही है जोड़ना वाक्यों को, लेकिन जब समानता के आधार पर जोड़ा जाता है तब वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। अब इसके जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं इसके 4 भेद हैं। आइए उन 4 भेदों को समझते हैं, तब आप समानाधिकरण समुच्चय बोधक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, मैंने आपको पहले बताया कि इसके 4 भेद हैं। एक संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधवाचक और चौथा है परिणामवाचक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। 4 में जो पहला दिया हुआ संयोजक, दो वाक्य उपवाक्य को जो समानता के आधार पर जोड़ता है। जैसे रमेश व सुरेश सगे भाई हैं, यहाँ जो वह है वह संयोजक है, जोड़ रहा है समानता के आधार पर दो शब्दों को, दो वाक्यों को जो जोड़े, उपवाक्यों को जोड़ता है वह संयोजक है। इसमें और है, तथा है, एवं, ये सभी संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और यह जो विभाजक है दूसरा, वह विभाजन करता है। देखिए यहाँ लिखा है
या तो मैं साइकिल खरीदूंगा या कैमरा, विभाजन हो रहा है, या तो साइकिल खरीदना है या कैमरा। तो यहाँ जो या शब्द है वह विभाजक समुच्चय बोधक है, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब तीसरा जो दिया हुआ है विरोधवाचक, देखिए यहाँ विरोधवाचक लिखा है, जिसमें वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। ये जो बल्कि शब्द है यह विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। बल्कि लगाने से जो वीर पुरुष हैं वह अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। दोनों में विरोध हो गया, अहंकारी और विनम्रता में। और एक है परिणाम देता है, जो परिणामवाचक, वह कमजोर है इसलिए तेज नहीं चल सकता। वह कमजोर है इसलिए, यहाँ जो इसलिए शब्द है वह क्या बता रहा है, तेज नहीं चल सकता, वह परिणाम बता रहा है। तो इसलिए वह समुच्चय बोधक कौन सा होगा, परिणामवाचक समुच्चय बोधक, परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक का पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसको अगले पार्ट में आपको समझाएंगे, और फिर विस्मयादि बोधक और निपात समझाते हुए अव्यय अध्याय आपका समाप्त करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपने समानाधिकरण समुच्चय बोधक को अच्छी तरह समझा। धन्यवाद।